दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है वो आपकी फिजिक्स में ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम इस भौतिक जगत में बात करते हैं, इस भौतिक जगत में प्रत्येक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर मार्कर से लिख पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों लिख पा रहा हूँ? एडहेसिव फोर्स की वजह से, आसंजक बल की वजह से। अगर मैं बात करता हूँ कि एक रिवर है, रिवर में ऊपर वाली लेयर जो है वो ज्यादा तेज भाग रही है नीचे वाली लेयर की रेस्पेक्ट में, तो ये दोनों लेयर जो है, ये दोनों लेयर में से इन ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है ये किसकी वजह से होता है? विस्कोसिटी फोर्स की वजह से, श्यान बल की वजह से। अगर मैं इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे आया, क्यों आया? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इसी प्रकार इसी को सबसे पहले ग्रेविटेशन को 1687 में, कब? 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नाम की बुक में सबसे पहले क्या करा था? ग्रेविटेशन को क्या करा था? एक्सप्लेन करा था। उन्होंने बताया कि हमारे पास इस संसार में जितनी भी बॉडी है वो सब क्या कर रही है? एक दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को उन्होंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या है, मेरे पास अर्थ है, अर्थ पर ये एक बॉडी है या एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। आपको पता है अर्थ का जो मास है वो इस बॉडी के रेस्पेक्ट में, इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरे पास अर्थ का जो है वो क्या है? ग्रेविटेशन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, मैंने अर्थ ना लेकर मैंने कह दिया एक मेरे पास सन है और एक मेरे पास क्या है? अर्थ है। ठीक है, सन का जो मास है वो ज्यादा है किससे? अर्थ के रेस्पेक्ट में। आपको पता है सन का मास अगर ज्यादा है तो सन की अर्थ क्या होनी चाहिए? इसकी तरफ खींची आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, पर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस भी क्या है? कुछ बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो फोर्स जो है वो क्या हो जाता है? बहुत वीक हो जाता है। तो हमारे पास अर्थ वीक फोर्स होने की वजह से मूवमेंट किसके अंदर आएगा? छोटी वाली बॉडी के अंदर। मूवमेंट किसके अंदर आया? छोटी वाली बॉडी। छोटी वाली बॉडी कौन सी है मेरे पास? अर्थ। अर्थ इसलिए क्या कर रही है? अर्थ क्या कर रही है? सन के चारों अराउंड क्या कर रही है? घूम रही है। और भी ऐसे प्लेनेट है हमारे पास, क्या कर रहे हैं? सन के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, अगर मैं और बात करता हूं तो अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वातावरण जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है क्यों? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन की वजह से हमारे पास क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है? पॉसिबल है। अदरवाइज क्या होता? वरना फिर हम आराम से उड़े उड़े घूमते। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स को सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा कि हमारे पास जब एक दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, ठीक है, इन दो बॉडी के बीच में हमारे पास कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स। ये दोनों बॉडी जो है, ये फोर्स जो होता है वो इनके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड करूंगा जिसे मैंने क्या बोला है? जी। ये क्या हो गया आपका? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये जी जो है, इसी जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो मान होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11। यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करता हूं, ये जो फोर्स होता है ये कैसा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है आपका? अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, और कहां लग रहा है? इन दोनों बॉडी के सेंटर लाइन की ज्वाइनिंग पर लग रहा है। तो एक्ट अलोंग द सेंटर
line joining of two object। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की मैंने कहा कि ये जो है इट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप इन दो बॉडी को आपने एयर में रखा है तो इतना ही फोर्स लगेगा, अगर आप जितना इसको क्या करो इन दोनों बॉडी को पानी में ले जाओ उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है किस पर, मीडियम पर। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है, इट इज अ वीक फोर्स। मैंने कहा ये कैसा है, एक वीक फोर्स है, क्षीण बल है। ऐसा क्यों, आपको पता है, देखो जी की वैल्यू यहाँ पर है बहुत कम, 10 टू की पावर माइनस के 11 में। आप मास यहाँ पर 100 kg, आपके बॉडी का कितना मास हो सकता है, 60 kg, 100 kg, इतना मैक्स 120 kg। तो ये जो बल आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा वो क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, बहुत वीक फोर्स है। किसके रेस्पेक्ट में, हमें ये भी देखना होता है। अगर मैंने इसको बोला है कि भाई ये एक क्षीण बल है, तो किसके रेस्पेक्ट में क्षीण बल है, मैंने कहा रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब वैद्युत बल के रेस्पेक्ट में क्या है, ये क्षीण बल है। ये ऐसा ये होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं वो आता है आपका 10 टू की पावर 43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देख रहे हो भाई कितना ज्यादा होता है। ठीक है। अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं तो निकाल भी सकते हो आप इसको यहाँ से। सपोज दैट मैंने यहाँ पर दो मास ले लिए, कौन कौन से, फंडामेंटल पार्टिकल ले लो कोई, आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, मास मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपको पता है, 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31। आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू की पावर 9। यहां से आप देखो Q जो है वो कितना है आपका, 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है, मैंने कह दिया कितनी है, 10 मीटर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना है, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11। मास जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हो आप, कितना है, 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक है। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो यहां से ये निकल कर आएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं डी पॉइंट की। मैंने कहा कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है, कंजर्वेटिव, मतलब ये एक कैसा है, एक संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल। हम किसी भी फोर्स को संरक्षी बल तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास वर्क डन जो हो इंडिपेंडेंट हो ऑन पाथ। मतलब आप अगर एक वस्तु को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हो, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये, इन दोनों रास्तों से ले जाते हो तो आपको इन दोनों से वर्क जो मिले वो आपको क्या मिले, सेम मिले। तो मैं कह सकता हूं तो ये कैसा फोर्स है मेरे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी हम इसके आगे वर्क एनर्जी एंड पावर में भी बात करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जल्दी से एक नोट डाउन करिए। आगे स्टार्ट करते हैं, हम ग्रेविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रेविटी। ये हो गया भाई हमारे पास ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी क्या है, बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या है, यहां पर इट इज ऑल्सो ए फोर्स applied by earth on other object। आप वहां पर दो वस्तुएं ले रहे थे, यहां पर दो वस्तुओं में से एक वस्तु आप क्या कर दो, अर्थ बना दो। तो अर्थ
अर्थ जो है वो इस बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप यहां से फोर्स बराबर क्या लिखोगे, जी एम ई एम अपॉन, मैंने कहा कि कुछ डिस्टेंस है ये यहां से आर, ये हो जाएगा आर ई का होल स्क्वायर। वेट जो है वो इसका कितना है, एम जी, ये कितना हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एम से एम कट गया तो जी बराबर यहां से आका आपका जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो जी है, ये जी जो है वो क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी का जो मान है वो अर्थ के सरफेस पर हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। मास जो है वो कितना होता है अर्थ का, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितनी हो जाएगी, 6400 किलोमीटर। यहां से करोगे तो जी का मान कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी। मतलब अगर हम जी के मान में क्या परिवर्तन होगा जब मैं किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाऊंगा या अर्थ के सरफेस से नीचे ले जाऊंगा। जल्दी से इतना नोट डाउन करिए। आगे बात करते हैं हम वेरिएशन ऑफ जी। किसकी बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ जी। मतलब जी के मान में क्या परिवर्तन होगा हमारे पास जब मैं एक मास ऑफ अर्थ से किसी बॉडी को एम मास को एच हाइट पर ले जाता हूं तो कितना हमारे पास परिवर्तन होगा। आपको पता है वहां पर एम जी बराबर क्या लिखा था हमने, जी एम ई एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एम से एम काट तो ये बचा था हमारे पास जी। ठीक है, अब मैंने कहा जो जी है वो आपका जी ना रहकर आपका कुछ हाइट पर जी डैश हो जा रहा है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस का एच का होल स्क्वायर। एम से एम कट गया। ठीक है, अब जी डैश अपॉन जी जब निकालोगे आप यहाँ पर जी डैश अपॉन जी, तो ये चीज भी कट जाएगी आपकी, और ये क्या आ जाएगा आपका नीचे, और आर ई का होल स्क्वायर कहां पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो जी डैश बराबर मैं लिख सकता हूं यहां से जी 1/1 प्लस का एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, वही नहीं लिख सकता, बताओ इसे। ठीक है, आर ई को नीचे ले जाओगे तो आर ई से आर ई कट जाएगा, 1 प्लस का एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं जी डैश इक्वल टू जी, ये लिख रहा हूं 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं, आपको पता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर हमारे पास x जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, आप देख रहे हो यहाँ पर h अपॉन आर ई क्या है, बहुत छोटी है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं। पावर को क्या करते हैं, x के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार जी डैश इक्वल टू जी, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 2h अपॉन, मतलब आपकी h हाइट पर जो g का मान है वो कितना निकल कर आया, g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस का 2h अपॉन आर ई। इसी प्रकार मैंने कहा कि हमारे पास अब आप क्या करो, कुछ डिस्टेंस पर डेप्थ पर ले जाओ। मैंने कहा स्मॉल डी डेप्थ पर ले गया इस मास को। ठीक है, जब आप इसे स्मॉल डी डेप्थ पर ले जाओगे तो आपका अर्थ का जो मास है वो भी तो चेंज हो जाएगा आपका। तो इस टाइम आपका एम जी डैश, जी के मान में जी डैश हो गया, ये कितना हो गया, जी एम ई डैश, क्योंकि अर्थ का मास भी क्या हो जाएगा, नीचे जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एम अपॉन आर ई का, ये कितना है, अब आप इनके बीच की डिस्टेंस देखनी है आपको, एम ई, ये अगर डी है तो ये कितना हो जाएगा आपका आर ई माइनस का डी। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका m से m कट गया यहाँ पर, तो g डैश बराबर कितना आ गया का, जी एम ई अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर।
मास ऑफ अर्थ अगर मैं बात करता हूं, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना हो जा रहा है, m e डेंसिटी इंटू ये कितना हो जाएगा 4/3। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई, आर ई माइनस डी। इसको अगर आप रेशियो निकालते हो तो कितना हो जाएगा, एम ई डैश इक्वल टू एम ई अपॉन एम ई आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई का होल क्यूब, ठीक है। या आप इसको एम ई को इधर ले जाओ, ठीक है। अब आप जब इसको इसमें रखते हो जी डैश वाले में, तो यहां से जी डैश कितना निकल कर आता है, जी डैश कितना निकल कर आएगा, जी डैश इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया, जी अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आर ई माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एम ई अपॉन आर ई का होल क्यूब। स्क्वायर है यहाँ पर 3 है, एक तो स्क्वायर कट जाएगा, एक घात बचेगी। आपको पता है, आप इतना नोट डाउन करिए जल्दी से, इतना ये जो है आपको पता है जी डैश इक्वल टू, ये क्या हो गया निकल कर आया आपका, जी एम ई अपॉन आर ई का होल क्यूब आर ई माइनस डी। अगर मैं यहां पर आपको बात करता हूं जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ये किसके बराबर है, स्मॉल जी के बराबर है आपके। ये कितना हो गया 1 माइनस का डी अपॉन आर ई, ठीक है। तो हमारे पास डेप्थ पर कितना निकल कर आया, ये आप देख रहे हो, ये सब चीजें कांस्टेंट है। तो जी डैश जो है वो आपके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसे आर डिस्टेंस मान लेते हो स्मॉल आर, मतलब आप जी डैश की वैल्यू आपके सेंटर से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं कहता हूं सेंटर पर कितनी है, D बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब डेप्थ पूरे इसके सेंटर तक आप जा रहे हो तो D बराबर कितना हो जाएगा, आर ई। तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति, मतलब कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, या अपेरेंट वेट आपका क्या हो जाएगा, आपका 0, आभासी भार, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि इनके बीच में ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट करा जाता है, ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर हम G का H और स्मॉल d के रेस्पेक्ट में। अगर मैं G का वेरिएशन देखता हूं किसके रेस्पेक्ट में, H के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा कि हमारे पास रेडियस जैसे बढ़ती जा रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, G क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। सेंटर पर कितना है मेरे पास, G, ये हो गई अर्थ। सेंटर पर कितना है, G, 0। अब ये क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ा, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर ये इनवर्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, घट रहा है। आप देख रहे हो भाई, मैंने यहाँ पर G का ऐसा ही स्लोप क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है क्या, जब आप ऐसे करके स्लोप बनाते हो तो यहाँ पर स्लोप यहाँ पर कितना है 90 और यहाँ पर कितना है 0। आपको पता है 90 से 0 की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। मैं इस ग्राफ को ऐसे की जगह ऐसे भी तो बना सकता था, नहीं ऐसे नहीं बनाना। क्यों, आपको पता है यहाँ पर क्या है 0 और स्लोप यहाँ पर कितना हो गया 90, तो आपका स्लोप क्या हो गया, बढ़ने लगेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं जी के रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन होता है, अगर हमारे पास अर्थ का रोटेशन की वजह से जी के मान पर क्या इफेक्ट आता है, बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से अगर मैं बात करता हूं जी के मान में क्या प्रभाव आता है, आपको पता है ये अर्थ है, ये क्या है, इसकी भूमध्य रेखा जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये वाला क्या हो गया इसका साउथ पोल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारे पास जब ये ऐसे करके रोटेट करेगी तो इसका हमारे पास कुछ ऐसे करके पाथ फॉलो होगा, ये कुछ ऐसे करके पाथ फॉलो, ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा कोई एक बॉडी है जो यहाँ पर है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी भाई, इसकी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, ठीक है।
इसका जो हमारे पास रेडियस है ये भी क्या करेगा, जब ये ऐसे करके मूव करेगा तो हमारे पास इसका जो मूवमेंट होगा वो भी तो कुछ ऐसे करके मूवमेंट होगा, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैंने कहा इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, और ये क्या है इसकी कैपिटल आर की, ठीक है। मैंने कहा यहां से रोटेशन जो है वो कितना है थीटा, ठीक है। इस पर एक जब ये एक क्या करेगी, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो क्या है, इसको इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका मान कितना होता है हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके कंपोनेंट की, कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये जो है ये क्या करेगा, आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये कितना आ जाएगा mg, ठीक है। ये जो mg है आपको पता है कि हमारे पास क्या, हमारे पास ये बॉडी इसको छोड़कर जा रही है, नहीं जा रही, तो हमारे पास mg क्या है, ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। मैं कह सकता हूं mg माइनस का एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास g के मान में कितना हो जा रहा है, मैंने कहा है g के मान से g से कितना हो जा रहा है g डैश, आपको पता है ये हो गया। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से m से m कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा g डैश इक्वल टू g माइनस का r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको r जो है आप देखो आपका वेरी कर रहा है, इसको आप रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में लिखिए, यहाँ से cos थीटा लिखो भाई, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से cos थीटा क्या हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R ई, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा आपका r ई cos थीटा, तो g डैश इक्वल टू आ गया g माइनस का ये कितना हो जाएगा r ई ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास देख रहे हो एट, अगर मैं इक्वेटर पर बात करता हूँ, कहाँ पर इक्वेटर पर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा इक्वेटर पर 0, तो g डैश कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब g डैश जो है वो आपका कितना हो जाएगा g माइनस का r ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास थीटा 0 रखने पर ये कितना आ गया g माइनस का r ई ओमेगा, मतलब अगर मैं पोल पर बात करता हूँ, किस पर, पोल पर, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से g डैश कितना आ जाएगा आपके g के बराबर, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा 0, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इक्वेटर पर g की वैल्यू क्या होती है मिनिमम, और पोल पर क्या होती है g की वैल्यू मैक्सिमम। आप इस चीज को यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आपको पता है इक्वेटर की जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, पोल के रेडियस, मतलब इक्वेटर का और पोल का रेडियस का डिफरेंस लिखता हूं तो ये कितना होता है 21 किलोमीटर के आसपास। आपको पता है इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अर्थ जो है वो अपना रोटेशन क्या कर दे, स्टॉप कर दे, क्या कर दे, स्टॉप। जब अपना अर्थ रोटेशन स्टॉप कर देगा तो हमारे पास जितने जी के मान में कमी आ रही थी किस पर, इक्वेटर पर, वो मान में कमी नहीं आएगी, इतने मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, यही तो था हमारे पास इक्वेटर पर, किस पर, इक्वेटर पर। अगर अर्थ ने अपना रोटेशन स्टॉप कर दिया तो हमारे पास आर ई ओमेगा स्क्वायर से कम ना होकर क्या हो जाएगा, इतने मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। मैंने कहा कि अर्थ अपना जब रोटेशन स्टॉप कर देगा तो हमारे पास जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो कितना हो जाएगा g माइनस का आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं g बराबर यहां से लिख सकता हूं आर ई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन आर ई, या t बराबर मैं लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालता हूं, टाइम पीरियड निकालता हूं, तो टाइम पीरियड यहां से मेरा निकल कर आता है 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9.81,
यहां से मेरे पास टाइम निकल कर आता है 1.4 आवर, या मैं इसको लिख सकता हूं 84 मिनट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब अर्थ रोटेशन अपना स्टॉप कर देगा तो हमारे पास इक्वेटर पर अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 84 मिनट्स। ठीक है, मतलब अगर मैं आपके अर्थ को क्या कर रहा हूं, आगे देखते हैं यहां पर मैंने क्या करा, अर्थ को इक्वेटर पर रोटेशन क्या कर दिया मैंने, जब स्टॉप करा तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना निकल कर आया 84 मिनट्स। अगर आप इस चीज को एज्यूम करो कि मतलब अगर अर्थ जो है वो रोटेशन अपना कितना बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे भाई, 17 टाइम्स कर दे, कितना आपकी इनिशियल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर ये कितनी आई 84 मिनट्स या 1.4 आवर की 24 आवर का कितना टाइम्स है 17 टाइम्स, तो 17 टाइम्स कर दे कितने का इनिशियल वैल्यू का, तो आपका जो रोटेशन जो होगा आप उस टाइम अर्थ जो है जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। मतलब आपका उस कंडीशन में आप फील करोगे कि आप क्या हो वेटलेसनेस, और आप क्या करोगे हवा में उड़ने लगोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, कुछ मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, कुछ टर्म्स जो है वो ग्रेविटेशन में यूज करे जाते हैं, पहले उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टर्म्स डिस्कस करता हूं, जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम आई या ई से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है। आप क्या करो, आपको पता है ये है एक अर्थ, अर्थ पर हमारे पास जो मास रखा हुआ है, ठीक है, इस मास पर जो हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस यूनिट मास पर जितना फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको मैं लिख सकता हूं F अपॉन m, ठीक है, F क्या हो जाएगा आपकी यहाँ पर न्यूटन, और ये क्या हो जाएगी आपकी केजी, न्यूटन पर केजी। अगर आप यहाँ से बात करते हो F बराबर आपको पता है GMEm अपॉन r स्क्वायर, r m से m कट गया और ये किसके बराबर था, स्मॉल g के बराबर था। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट वही होगी जो क्या होगी आपकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यूनिट भी है और ये वाली यूनिट भी है। ये कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड, कैसी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड बात करता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, जब आप किसी भी एक यूनिट मास को क्या करो इन्फिनिटिव से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब आप लाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क जो होता है वो क्या होता है मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में। तो V बराबर यहाँ पर आ जाता है माइनस का W अपॉन m। मतलब एक यूनिट मास को इन्फिनिटिव से आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में जो कार्य कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव के बराबर हो जाएगा। आपको पता है V बराबर W बराबर क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू R डिवाइड बाय स्मॉल m। यहां से V बराबर क्या आ जाएगा आपका F क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, mgmem अपॉन r स्क्वायर, r मल्टीप्लाई बाय m से m कट गया, एक r से एक r कट गया, तो V बराबर आपका क्या आ गया, gme अपॉन स्मॉल r। ठीक है, आगे बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। मैंने कहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, मैंने क्या कहा, जो हम इन्फिनिटिव से यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में जो कार्य कर रहे हैं
वो क्या होगा, मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये कितना होता है भाई हमारे पास, F इंटू आर। F क्या हो गया, GMEM अपॉन आर स्क्वायर, आर से एक आर कैंसिल, तो U बराबर आपका आ गया GMEM अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट डाउन करिए, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग, जिसे हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है हमारे पास, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस वेलोसिटी से फेंको, क्या हो, जिससे वो क्या करे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और कभी भी लौट कर ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम कैसे वेग को क्या बोलते हैं, पलायन वेग। तो पलायन वेग को समझने से पहले थोड़ी सी और बात करता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये रोटेट कर रहा है, तो इसके पास आप देखो काइनेटिक एनर्जी भी है और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी भी बात करेंगे आगे। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, यहाँ पर कितनी आई थी, GMEM अपॉन स्मॉल आर, ये आई थी माइनस साइन के साथ, ठीक है। वी नॉट अगर मैं बात करता हूं, मैं H जो है वो लेस देन लेके चल रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, आर के। तो वी नॉट जो है वो निकल कर आता है आपका GM अपॉन स्मॉल आर। जब आप इसे दोनों को एलसीएम लोगे, तो यहाँ से आपकी ये निकल कर आएगा GMEM अपॉन स्मॉल आर। ये क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी है, किसकी, सैटेलाइट की। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी आप देख रहे हो कैसी है, नेगेटिव है। आपको पलायन वेग निकालना है, आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, किसी भी बॉडी को गतिज ऊर्जा। आप उसको इतनी ऊर्जा प्रोवाइड करो कि वो जिस ऊर्जा से बंधा हुआ है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, उतनी ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। बंधन ऊर्जा, आप अगर मैं बात करता हूं बंधन ऊर्जा की, आपको पता है कि H हाइट पर बंधन ऊर्जा अगर मैं सरफेस पर ले रहा हूं, सरफेस पे लेऊंगा, तो हमारे पास बंधन ऊर्जा जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी, जब मैं इसको यहाँ से फेंकूंगा तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और इस पर कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, और वो किसके बराबर है, GMEM अपॉन स्मॉल आर के बराबर। M से M कट गया तो V स्क्वायर बराबर, ये कितना आ गया, इक्वल टू का साइन लेके चल रहे हैं, ट्वाइस GME अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। VE यहाँ पर V एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, GME किसके बराबर होता है, GR का होल स्क्वायर। ये R से एक R कट जाएगा, तो VE बराबर कितना आ जाएगा, √2G R के बराबर। तो आप देख रहे हो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी जो होती है अर्थ के सरफेस पर अगर हम निकालते हैं, ये 6400 किलोमीटर। यहाँ से आप अर्थ की एस्केप वेलोसिटी निकालते हो अर्थ के सरफेस पर, तो ये कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा ये। आगे बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थात कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या होता है, अर्थ के सरफेस से मान लिया H हाइट पर कोई सैटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये मूव करेगा, आपको पता है एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ के मूव करने के लिए हमारे पास कौन सा फोर्स रिक्वायरमेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो इसे कौन प्रोवाइड करेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर दोनों को इक्विवेलेंट लेके लिख सकता हूँ।
सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होता है कितना होता है mv² अपॉन r, ठीक है। r यहाँ पर हाइट कितनी है re प्लस का h, m मास है इसका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा gmem अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर, m से m कट गया, re प्लस h से re प्लस h कट गया, तो v नॉट यहाँ से कितना आ गया आपका gme अपॉन re प्लस का h अंडर। आपको पता है h जो है वो आपकी वेरी लेस है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो v नॉट यहाँ से कितना आ जाएगा gme अपॉन re, ठीक है। gme आपको पता है किसके बराबर होता है gre के होल स्क्वायर के, re से re कट गया, तो v नॉट यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका g अंडर रूट gre। अगर आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं अर्थ के सरफेस पर तो वो भी निकाल सकते हो। g की वैल्यू 9.81, ये कितना हो गया आपका 6400 किलोमीटर, ठीक है। यहां से निकालोगे तो आप 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये अर्थ की आपकी क्या है, ये अर्थ के सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल कर आएगी किसी भी सैटेलाइट की, जो क्या है अर्थ के सरफेस के बहुत नियर है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा भाई, टाइम पीरियड चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे के चाल। दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 2 पाई r, r ये डिस्टेंस कितनी है re प्लस का h 2 पाई r, ठीक है। आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर देखो ये थी अंडर रूट gme अपॉन re प्लस का h, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई re प्लस का h अंडर रूट 1/2 है प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट gm। आप देख रहे हो यहाँ से टाइम पीरियड जो है वो सैटेलाइट का इंडिपेंडेंट है किस पर, मास पर, इंडिपेंडेंट है किस पर, मास पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग मास के लिए भी हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, मैंने कहा कि रिलेशन जो होता है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या होता है। आपको पता है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपकी अंडर रूट 2gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है आपकी अंडर रूट gr। इन दोनों में रिलेशन निकालोगे तो एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इतना कवर अप करा है, ठीक है। आगे जो हम नेक्स्ट कुछ पार्ट जो रह गया है, जैसे हमारे पास केपलर्स के लॉ हो गए और इंटेंसिटी हो गई, आपकी ग्रेविटेशन फील्ड की पोटेंशियल हो गया आपके किस पर, सॉलिड स्फीयर पर या होलो स्फीयर पर, ठीक है। और कुछ की पॉइंट्स भी हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।